नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो आज है हमारा डे नंबर 3 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वैदिक सभ्यता। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु सभ्यता हमारी, उसको हमने कवर किया है, अच्छे से कंप्लीट किया है। नहीं देखी अगर वो वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई हमारी वैदिक सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 1500 से लेकर के 600 बीसी तक। इससे पहले की जो आपको बता दूं फिर से कि जो टाइम पीरियड है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, ये रहा है हमारा 2500 से लेकर 1712 एडी तक। तो वैदिक सभ्यता जो है इसकी शुरुआत हुई है आर्यों से। अब जो आर्य थे ये कहाँ से आए हैं, क्या क्या इन्होंने किया है, ये सारी चीजें आज आपको पता चल जाएगी। किस तरीके की इन्होंने रिवाजें बना दी हैं, किस तरीके से इनका लिटरेचर पढ़ा गया, किसने बोला गया, तो सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। अपनी पेन कॉपी लेके बैठ के आप नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कारण देखा था, आर्य जब आए थे इनकी वजह से क्या हुआ, एक कारण माना जाता है इनको कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ इनके कारण, यानी खत्म हुई वो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो बन जाता है वो ये है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस तरीके के। मैंने आपको इस तरीके से नोट्स बना के आपके सामने रखे हैं कि बहुत ही इजीली आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं और A to Z सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। तो आर्य जो है इसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप आर्य से क्या समझते हैं तो क्या है? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। अब आर्य कहाँ से आए थे? तो जैसे हमने सिंधु सभ्यता के अंदर देखा था, अलग अलग लोगों के अनुसार उसका टाइम पीरियड अलग अलग था। वैसे ही आर्य कहाँ से आए हैं ये चीज किसी को एग्जैक्ट नहीं पता थी, सब अपने अनुसार बताते थे। तो जो 3 मेन यहाँ पे व्यक्ति हैं आपको पता होना चाहिए, इनके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर जो तिलक थे, इनके अनुसार जो आर्य थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, यानी पोल से आए थे। और दयानंद सरस्वती जी की जब हम बात करते हैं तो इनके अनुसार तिब्बत से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से आए थे। तो देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनके नाम में आता है बाल, और बाल हमारे सिर पर होते हैं यानी सबसे टॉप पर होते हैं। और जब आप अर्थ की बात करते हैं, ग्लोब जो आपका है इसमें सबसे ऊपर आपका नॉर्थ पोल होता है, तो आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं बाल यानी पोल। तो इनके अनुसार आए थे पोल से। दयानंद सरस्वती जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इन्होंने ही क्या किया, आर्य समाज की यहाँ पे स्थापना की है। इनका एक स्टेटमेंट, इनका एक नारा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और साथ में पेपर में आता भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा है, तो किसने कहा है? दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। क्वेश्चन आ जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की। इनके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। नेक्स्ट आता है मैक्स मूलर। तो मैं है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं आ जाएगा, मध्य एशिया, यानी मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये बता देती हूँ आपको, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है, तो वो बोगज कोई है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए A to Z सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपके सामने लिख के रखे हैं। और बहुत ही अच्छे से अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं, आप बहुत सारी चीजें नई नई भी सीख के जाएंगे। ट्रिक्स भी बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई वेद। आपको पता होगा कि वेद 4 प्रकार के हैं, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। तो जो वेद है भाई 4 प्रकार के हैं हमारे पास। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद है और आपका है अर्थवेद। तो वेद जो है सबसे पहले हमें देखना है इसमें ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, यानी इसके अंदर लिरिक्स है। अब लिरिक्स का यहाँ पे मतलब ये नहीं है वो गाने वाली लिरिक्स है, इसके अंदर आप कह सकते हो एक तरीके से इसमें मंत्र है, कलेक्शन ऑफ मंत्र है ये सबसे प्राचीन वेद है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,400 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 62 मंत्र हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो मंडल है आपका, इसके अंदर गायत्री मंत्र का यहाँ पे हिंट दे रखी है, एक तरीके से कह सकते हैं लिख रखा है। मतलब इसका जो आपको कह सकते हैं उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि जो गायत्री मंत्र है ये किसको संबोधित है? तो कई जगह यहाँ पे आपको सविता दिखाई देगा, कई जगह आपको सावित्री दिखाई देगा। अगर आपको सविता या सावित्री ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो उन्हीं माँ को ये संबोधित किया जाता है गायत्री मंत्र। आप में से बहुत सबको आता भी होगा और आना भी चाहिए। अपने जो चीजें हैं भारत की सबको पता होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास 10 राजन युद्ध का जिक्र, यानी जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है जिसे माना जाता है रावी नदी के किनारे लड़ा गया, तो इसका जिक्र भी ऋग्वेद के अंदर है। तो हमने ये देख लिया, इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 आपके पास मंत्र हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसा मत समझना ही क्या बता रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं बता रही हूँ, आए हुए हैं भाई क्वेश्चंस, अच्छे से इसको समझो, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ये है, जो हिम्स होते थे, आप हाइम्स कह सकते हैं इनको, तो जो मंत्र हुआ करते थे, जो इनको बोलते, इनको जो गाया करते थे, उनको होत्री कहते थे। आप कह सकते हैं जैसे भी हम कहते हैं पंडित जी, तो पंडित जी जब गा रहे हैं, कोई मंत्र गा रहे हैं, हम कह देते हैं ये पंडित जी है। ऐसा नहीं कि आप भी गाने लग जाओगे तो आप भी पंडित जी बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको इसकी जानकारी हो, जिन्हें हर एक चीज के बारे में पता हो, हम उन्हीं को संबोधित करते हैं ना पंडित जी ऐसे बोल के। तो इसी तरीके से ऋग्वेद के अंदर जो चीजें बताई गई हैं, जिसको उसका ज्ञान है, जो उसको रिसाइट करेगा, जो उसको गाएगा, उसको कहते थे होत्री, ठीक है। तो ऋग्वेद एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। कलेक्शन ऑफ लिरिक्स कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मंत्र कह सकते हैं आप। सबसे प्राचीन वेद है, 10 मंडल है, ये मैंने आपको फिर से बता चुका है, फिर इसको रिपीट नहीं करती हूँ मैं। तीसरे मंडल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक तो ये हो गया प्राचीन वेद, और दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थर्ड मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है। किसको संबोधित है? सविता या सावित्री माँ को संबोधित है। उसके बाद 10 राजन का युद्ध, कहाँ पे हमें इसका जिक्र मिलता है? बैटल ऑफ 10 किंग्स जिसे हम कहते हैं, ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारे प्राचीन, आप कह सकते हैं ऋग्वेदिक जो सभ्यता थी, इसके अंदर जो भी मंत्र गाया करते थे उन्हें क्या कहते थे? होत्री कहते थे। नेक्स्ट वेद देखते हैं भाई हमारा, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिर बता रही हूं मैं। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। अब जो यजुर्वेद है इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रेयर्स का वेद, यानी इसके अंदर क्या होगा, जो सैक्रिफिशियल होते हैं, जो बलिदान से संबोधित चीजें होती हैं, उनके जो यहाँ पे प्रार्थनाएं होती हैं, वो सारी हमें यजुर्वेद में देखने को मिलती हैं। कोई हवन करवाना है, कोई यज्ञ करवाना है, इसकी सारी जानकारी यजुर्वेद के अंदर है। गद हो गए, पद हो गए, ये सारे के सारे यजुर्वेद के अंदर हैं। सबसे मेन इसमें ये क्वेश्चन यही आता है कि जो सैक्रिफिशियल प्रेयर्स होती हैं, इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। बलिदान से संबंधित सारी चीजें यजुर्वेद में मिलती हैं। इसमें एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में भी जानकारी मिलती है। आपको पता होगा जिस समय अंधेरा छाने लगता है, जो चांद है धीरे धीरे घटने लगता है, उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, यानी अंधेरा छा गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कृष्णा जी कहते थे मैया मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी, या मैया तू क्यों गोरी। तो जो श्री कृष्ण है अपने आप को काला कहकर संबोधित किया करते थे जब वो छोटे थे, तो कृष्ण पक्ष से आप ये समझ सकते हैं, इसको ब्लैक यजुर्वेद भी कहते हैं। और शुक्ल पक्ष को आप कह सकते हैं, इस समय ज्यादा चांदना हो गए, सफेद है, तो इसको व्हाइट यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये श्रुति से आप क्या समझते हैं? तो जो श्रुति है उसका मतलब ये है कि जो वैदिक लिटरेचर हुआ करते थे उस समय इनको लिखने की बजाय एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे पास करते थे? माउथ टू माउथ, यानी एक ने अपने मुख से इनके बारे में बताया, फिर दूसरी जनरेशन ने सुना, ठीक है। सुना मतलब श्रुति। तो इसी वजह से आप इनके जो भी आपके वेद हैं, इनको ये श्रुति भी कहते हैं। तो ये जो वैदिक सभ्यता है, इसको आप श्रुति सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये अपने मुख से सुनाकर चीजों को बताते थे, और नई जनरेशन इसको कैसे सुनती थी? कानों से सुनती थी, तो इसलिए इसको श्रुति कहते हैं, यानी हियर, यानी सुनना, ठीक है। और एक और चीज ये बताना चाहूंगी मैं आपको, ये जो ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, ये जो आपकी वैदिक सभ्यता है, इसके अंदर यहाँ पे इंद्र देव का जिक्र मिलता है, अग्नि देव का भी जिक्र मिलता है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी को इसमें सबसे ज्यादा पवित्र यहाँ पे नदी दिखाया गया है। मेन नदी के आप रूप में देख सकते हैं कि जिस नदी का सबसे ज्यादा जिक्र मिला है वो सरस्वती नदी है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आता है सामवेद। से सामवेद, से संगीत। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, सा रे गा मा पा, इनका जिक्र कहाँ पे है? कोई भी संगीत से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो कहाँ पे करोगे? से संगीत, से सामवेद करोगे, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट हमारा वेद जो है अर्थवेद। अब ये लेटेस्ट आपका वेद है, ये नया नया जुड़ा है, तो इसलिए आपको सबसे नवीनतम अगर नया वेद पूछा जाए तो वो अर्थवेद रहेगा। इसमें सारा का सारा एविल, डिजीजेस, बीमारियों से रिलेटेड, काले जादू से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है अर्थवेद के अंदर। और ये जो नया नया जुड़ा है, इसी कारण ये जो पहले 3 थे आपके, यानी ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद और जो सामवेद है, इनको त्रिवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ट्रायो कहते हैं, त्रिवेद कहते हैं, क्योंकि पहले यही थे, इनके अंदर ही पहले मेन सारी जानकारियां हुआ करती थी, इसी कारण इनको
त्रिवेद कहते हैं, ठीक है। त्रिवेणी वेद भी कहते हैं कई जगह। तो आप ट्रायो से आप समझ सकते हैं, पहले 3 थे, ये नया जुड़ा है, तो इसी वजह से शुरू में जो 3 है उनको हम ट्रायो कहते हैं, ट्रायो वेद कहते हैं, त्रिवेणी वेद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी आपने वेद तो देख लिया, अब आपके मन में ये भी आया होगा महाभारत और रामायण का क्या हुआ। तो ये है महाकाव्य। हमारे पास है 2 एपिक जिन्हें आप कहते हैं महाकाव्य। तो एक है रामायण और दूसरी हमारी महाभारत। तो जो रामायण है ये लिखी है वाल्मीकि जी ने और महाभारत को लिखा है वेदव्यास जी ने। आपको पता होगा महाभारत सबसे लंबा यहाँ पे महाकाव्य है, ठीक है। अब ये जो हमने वेद पढ़े ना 4, इनके कुछ उपवेद हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये आपको बहुत जरूरी है देखना कि कौन सा उपवेद किस वेद के अंदर आता है। सबसे पहले है आयुर्वेद। आपने अक्सर सुना होगा आयुर्वेद किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, ये ऋग्वेद का हिस्सा है। जब हम गांधर्व वेद की बात करते हैं, ये म्यूजिक है, तो म्यूजिक किस में जाएगा, स से संगीत, स से सामवेद। फिर आता है धनुर्वेद जिसको हम आर्चरी कहते हैं, यानी धनुष और बाण की जो हमारे पास विद्या है वो जाती है यजुर्वेद के अंदर। इसके बाद आता है शिल्प वेद और अर्थवेद। तो अर्थवेद और शिल्प वेद में क्या है, कोई भी वेल्थ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जानकारी, क्राफ्ट से रिलेटेड जानकारी, ये सारी उपवेद जो हमारा शिल्प वेद या फिर अर्थवेद है वो किसका हिस्सा है, अर्थवेद का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुका है, यहाँ पे हमारे वेद जो है समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या बचता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता क्या थी, उत्तर वैदिक सभ्यता क्या थी, विवाह किस किस तरीके के होते थे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हमारी वैदिक सभ्यता के। अब उनको देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब ये देखो भाई, हमारे पास आ जाती हैं 2 तरीके की सभ्यताएं। जब हम वैदिक काल की बात कर ही रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता की जब हम बात कर रहे हैं तो इसी के अंदर हमारे पास दोनों आ जाती हैं। तो देखो आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, जो वैदिक सभ्यता है ये हमारे पास 1500 से लेकर के 600 बीसी तक चली थी। तो इसमें शुरुआत में हमारे पास 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक क्या थी, ऋग्वैदिक सभ्यता थी। लेकिन फिर 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक क्या आ गई थी, उत्तर वैदिक सभ्यता आ गई थी। दोनों ही हिस्सा वैदिक सभ्यता की हैं, लेकिन अलग अलग इनका भी आप कह सकते हैं पार्ट है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक सभ्यता थी भाई 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ये क्या थी, ये बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। इसमें क्या होता था, इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। ये हमारा क्वेश्चन भी आता है कि इन दोनों में से, या फिर ऑप्शन डाल देगा कि इनमें से सबसे बेस्ट सभ्यता कौन सी थी, सबसे अच्छी सभ्यता कौन सी थी, तो वो ऋग्वैदिक थी। और वो क्यों है, क्योंकि काम के अनुसार जाति दी जाती थी। जैसा आप काम करोगे उसी अनुसार आपको जाति दी जाएगी, उसी अनुसार आपको वर्ण दिया जाएगा। यहाँ पे वर्ण का जिक्र हुआ करता था, ना कि उस टाइम जाति का। आपको समझाने के लिए यहाँ जाति लिखा है, आप यहाँ पे वर्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वैदिक जो सभ्यता है इसके अंदर काम के अनुसार लोगों को वर्ण में बांटा जाता था, जाति दी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों को जाति मिलने लगी, जैसे जैसे वर्ण में वो बंटने लगे, वैसे वैसे लोग अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करने लगे। अपने आप की पावर्स जो उन्हें मिल रही थी उनको महसूस करने के लिए, उनको हमेशा अपने पास रखने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने जन्म के अनुसार ही वर्ण को बांटना शुरू कर दिया, जन्म के अनुसार जाति देने लग गए। इसी कारण उत्तर वैदिक सभ्यता जो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चली थी उसे बुरी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि ये काम के अनुसार नहीं बांट रहे थे वर्ण को, ये अब जन्म के अनुसार जाति दे रहे थे। और अब भी वही चलता आ रहा है, इसके अनुसार तो अभी भी है उत्तर वैदिक सभ्यता चल रही है और ये बुरी सभ्यता है। तो अब ये जो मैंने आपको ऋग्वैदिक सभ्यता बताई है, जो बेस्ट सभ्यता, बेस्ट सिविलाइजेशन थी, इसके अनुसार जो वर्ण बांटे जाते थे ये 4 थे। 4 टाइप की जाति या वर्ण कह सकते हैं, 4 टाइप के वर्ण जो बांटे जाते थे। उनमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण किनको माना जाता था, जो टीचिंग करते थे, जो टीचर थे या पुजारी का काम करते थे उन्हें कहते थे ब्राह्मण। और शासक या एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम करते थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे। और जो साथ में मर्चेंट और बैंकर का काम करते थे उन्हें वैश्य कहते थे। जो आर्टिस्ट वगैरह लोग होते थे, जो कला पे काम करते थे, आर्टिसंस, और जो लेबर्स होते थे उन्हें शूद्र की कैटेगरी में, शूद्र के वर्ण में बांटा जाता था। तो अपनी मर्जी थी, आप जिस काम में बेस्ट हैं आप वो काम कीजिए, आपको उसी वर्ण का कंसिडर कर लिया जाएगा। ये था भाई ऋग्वैदिक सभ्यता का काम।
तो देख लो अब यहाँ पे, अब एक इम्पोर्टेंट चीज आपके दिमाग में, मुझे नहीं पता आई है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आई गई होगी, कि फिर तो अगर हम अपने अपने हिसाब से काम करेंगे और अपने अपने हिसाब से काम करने के कारण तो घर में सब एक काम तो नहीं करेंगे, सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, तो घर में क्या इतने सारे कास्ट के, अलग अलग कास्ट के लोग रहेंगे? तो बिल्कुल, तो ये क्या था, ये कास्ट जो थी ये हेरिडिटी तो थी नहीं, काम के अनुसार आती थी। तो अगर सेम फैमिली के मेंबर्स जो है डिफरेंट प्रोफेशन चूज करते हैं तो वो अलग अलग वर्ण के ही माने जाते थे। मतलब एक ही घर के अंदर अलग अलग वर्ण के इंसान रहते थे, अलग अलग जाति के कह सकते हैं। यानी एक ही घर के अंदर कोई टीचर है तो वो ब्राह्मण है, कोई आर्टिशन है तो वो शूद्र है, अगर कोई मर्चेंट है वो वैश्य है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो क्षत्रिय है, ऐसा होता था। ठीक है, तो ये हेरिडिटी के अकॉर्डिंग नहीं थी, इसी कारण ये बेस्ट मानी जाती थी। और ये जो वैदिक सभ्यता थी इसके अंदर एक अगहन्य, आप कह सकते हैं इस नाम की एक प्रथा कह सकते हैं या एक रूल कह सकते हैं था, कि अगर कोई भी गाय को चोट पहुंचाता है, गाय की कोई हत्या करता है, गाय को मारने की कोशिश करता है, उसको इंजरी करता है, तो उसको सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अगर आप गाय को परेशान करेंगे, गाय की हत्या कर देते हैं तो भैया आपको सीधा मृत्यु दंड यहाँ पे दिया जाता है। और जो लोहे की खोज है ये उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर मानी जाती है, कि इससे पहले लोहे के बारे में नहीं पता था लोगों को, उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर ही लोहे की खोज हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास लगभग जो हमारे पास है कंप्लीट होता जा रहा है हमारा। अब हमें विवाह देखने हैं कि वैदिक सभ्यता में किस प्रकार के विवाह होते थे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आप भी सोच रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे टॉपिक भी पढ़ने, हाँ बिल्कुल पढ़ने आते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला जो टाइप है विवाह का वो है ब्राह्मण विवाह। इसमें क्या होता था, समान वर्ण में विवाह होता था। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपसे ब्राह्मण वर्ण के अंदर ही शादी करेंगे तो इसे बोलते हैं ब्राह्मण विवाह। अगर आप वैश्य हैं तो आप वैश्य के अंदर ही शादी करेंगे, इसे ही बोलते हैं ब्राह्मण विवाह। यानी सेम वर्ण के अंदर, आप जैसे कह सकते हैं सेम जाति के अंदर या सेम वर्ण के अंदर विवाह अगर कोई करता था तो उसे कहते थे कि तुमने ब्राह्मण विवाह किया है। अगर कोई यज्ञ के बदले विवाह करता था, जैसे कोई किसी के घर में जा रहा है, उसको बोल रहे यज्ञ कर दो हमारे घर में, तो वो क्या करता था, बोलता था कि मेरी शादी करवा दो, आपके घर में कोई है तो उससे मेरी शादी करवा दो। और अगर वो ऐसा करता तो उसे बोलते तुमने देव विवाह किया है, यानी तुमने यज्ञ के बदले विवाह किया है। अगर कोई जाता और बोलता मुझे 2 गाय और 2 बैल दे दो, मैं तुम्हारे घर में अगर कोई लड़की है अगर उससे शादी करूंगा तो मुझे 2 गाय और 2 बैल दो, उसके बदले में विवाह करूंगा, तो उसे अर्श विवाह कहते थे। और अगर कोई योग्य वर से विवाह करता, यानी जो एग्जैक्ट एक आइडल कह सकते हैं, अपने मन पसंद तो नहीं कह सकते, योग्य वर कह सकते हैं जो हर एक चीज में सक्षम हो, तो अगर कोई ऐसा करता उसे प्रजापत्य विवाह कहते थे। अगर कोई लव मैरिज करता, यानी अपने पसंद से, अपने औरों की ना सुन के, सबको इग्नोर करके, इस तरीके से आप कह सकते हैं गलत वे में एक लव मैरिज करता, औरों के अगेंस्ट जाके लव मैरिज करता, उसे गंधर्व विवाह कहते थे। आसुर विवाह में क्या होता था, पैसों के बदले कोई विवाह कर रहा है, कोई जबरदस्ती उठा के ले गया और उसके बाद उसको विवाह कर रहा है तो उसे पैशाच विवाह कहते थे। कोई कुछ भी कर रहा है, गलत काम कर रहा है और उसके बाद उसे शादी कर रहा है, उसे बोलते थे राक्षस विवाह। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट 4 जो विवाह है ये अच्छे माने जाते थे कि तुम इनमें से कोई भी कर सकते हो, लेकिन गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, पेशाच विवाह और राक्षस विवाह ये बहुत ही बुरे माने जाते थे। आप पाप मान सकते हैं, इन्हें पाप माना जाता था वैदिक सभ्यता के अंदर कि ऐसा करना ही नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो गलत है, वो पाप है। और यहां से क्वेश्चन ये आता है कि पहला गंधर्व विवाह यानी पहली लव मैरिज किसने की थी, दुष्यंत और शकुंतला ने की थी। ये क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा वैदिक सभ्यता हो गया भाई कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स कह सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कह सकते हो वैदिक सभ्यता के बताऊंगी, वहां से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से सुन लेना। ठीक है, तो भाई ये है वो पॉइंट। सबसे पहले नियोग प्रथा थी वैदिक सभ्यता के अंदर, नियोग प्रथा थी। इसमें क्या होता था, अगर कोई स्त्री अरसों तक निसंतान है, यानी उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो उसी परिवार में किसी और के साथ संतान की उत्पत्ति कर सकती थी, ये वहां पे अलाउड था। फिर एक शब्द आता है अमाजु। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेदिक काल है या फिर आप कह सकते हैं वैदिक सभ्यता के अंदर अमाजु क्या था। तो अमाजु उस लड़की को कहते थे जो विवाह नहीं करती, अपनी मर्जी से विवाह नहीं करती, उसे कहते अमाजु। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या वैदिक सभ्यता के अंदर विधवा विवाह होता था, तो बिल्कुल होता था। उस समय कोई सती प्रथा नहीं थी और बहु विवाह अलाउड थे। इसका मतलब बहु का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे, बहु का मतलब है बहुत सारे, यानी बहु विवाह यानी एक से ज्यादा विवाह होते थे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ से कि जो हमारी वैदिक सभ्यता थी इसके अंदर पवित्र पेय क्या था, तो इसका जो सोमरस होता है, ये फूलों के रस से बनाया जाता था सोमरस, तो ये इनका पवित्र पेय था, ये पीते थे इसे, बहुत ही अच्छा मानते थे इसे। तो यहाँ पे हमारी वैदिक सभ्यता जो है कंप्लीट हो गई है। आपसे फिर एक बार सारा
करवा दिया है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन पूछ लेती हूँ लास्ट में, मुझे ये बताओ आप कि जो हमारे पास आर्य समाज था, इसके अंदर एक तो आर्य का मतलब आप क्या समझे हैं, दूसरा आर्य जो समाज था इसकी स्थापना किसने की है, ये कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम महाजनपद जो थे वो पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, रिवाइज करते रहना। धन्यवाद।